नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार और आज हम फिर से बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश आत्मविनाश की ओर अग्रसर। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश के भीतर, जिससे कि बांग्लादेश धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी एक दो दिन की बात है, छोटे मियाँ पाकिस्तान से फ़ोन कर दिया यूनिस साहब को। छोटे मियाँ मतलब शहबाज, बड़े मियाँ तो नवाज, छोटे मियाँ शाहबाज, सुभान अल्लाह। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने डिस्कस किया, बहुत सारी बातें डिस्कस की। बायलैटरल टाइज के बारे में डिस्कस हुई, सार्क के रिवाइवल के बारे में डिस्कस हुआ। सार्क, अब दोनों सार्क खेलेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। अब दोनों सार्क खेलेंगे। देखिए, दो देश, बांग्लादेश जो है उसी पाकिस्तान से अपना इंडिपेंडेंस प्राप्त किया है लड़के। सोचिए क्या क्या नहीं किया घिनौनी हरकत पाकिस्तान ने। जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तो वेस्ट पाकिस्तान ने कितने सारे घिनौनी हरकतें की थी इन्हीं लोगों के साथ। और यूनिस तो कोई छोटे बच्चे नहीं है, उनको तो सारी चीजें पता है। अब दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन टाइज विद पाकिस्तान। अच्छी बात है, दिस इज गुड। अब सार्क को रिवाइव करेंगे, सार्क खेलेंगे। और अभी शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज ने कहा कि आपके यहाँ बाढ़ आ गई है और बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं रिलीफ भेजना चाहता हूँ। खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो निकले दूसरों की मदद करने। पीछे से, जैसे कि बोलते हैं ना, पीछे से पतलून पूरी फटी हुई है, सामने दिखाएंगे भाई देखो हम पूरे बिल्कुल तैयार खड़े हैं हेल्प करने। याद है ना आपको, एक बार वो जो टर्की में जब वहाँ हुआ था उनका जो नेचुरल कैलामिटी, तब क्या किया था पाकिस्तान ने? टर्की ने पाकिस्तान को भेजे थे कुछ रिलीफ। अब शहबाज शरीफ ने क्या किया, उसी रिलीफ को उन्होंने भेज दिया टर्की को। जब टर्की वहाँ पहुंची तो उनको पता चला कि टर्की का यही माल पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसके बाद वो पड़ा हुआ था, वैसे क्या करेंगे, उसी को वापस भेज दिया। उनको ऐसे पता चला कि टर्की का जो फ्लैग था उसमें ठप्पा लगा हुआ था। तो शहबाज शरीफ क्या है सबको पता है, और पाकिस्तान क्या मदद करने वाला है बांग्लादेश को ये भी हमें पता है। अब बाढ़ तो आ गई है बांग्लादेश में, बाढ़ से बहुत क्षतिग्रस्त भी हुई है बहुत सारे इलाके, उनके जो सदर्न बांग्लादेश के जो एरियाज हैं। अब हुआ क्या है, मोहम्मद यूनुस अब जाके पहुंच गए हैं खटखटाने। कहाँ गए खटखटाने दरवाजे? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर वर्ल्ड बैंक, फिर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर जापान का जो है वो बैंक, वो बहुत सारे जो है इंटरनेशनल जो बैंक से वहाँ जाके उनके दरवाजे खटखटाने लगे। उनका कहना है कि हमें अभी चाहिए लोन कितना चाहिए उनको? $8 बिलियन का लोन चाहिए उनका। देखिए, शेख हसीना तो गवर्नमेंट चला रही थी, उनको भी लोन चाहिए था, वो भी गई थी IMF के पास, उनको भी कुछ पैसे मिले थे, फिर भी वो अपनी सरकार चला रही थी। ये तो बहुत बड़े नोबेलॉरेट है, इकोनॉमिस्ट है, इनको सरकार चलाना आना ज़रूरी है, क्योंकि ना इतने बड़े हैं ये, इतने बड़े एडवाइज़र हैं, देशों को एडवाइस देते हैं, तो ये ज़रूर इनके पास कुछ तो उपाय होगा ना देश चलाने का। फिर ये अब क्या बोलेंगे ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, और सारी जो है अभी दोष शेख हसीना के मत्थे मर देंगे और बोलेंगे देखिए अभी तो टाइम लगेगा। क्योंकि ना टाइम क्यों लगेगा, एक कोई भी IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी अगर लोन देता है किसी देश को, वो पहले जाता है वो आता है, जिस देश को लोन चाहिए वहाँ पे उनका स्ट्रक्चरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सरकारी जो कंपनीज़ हो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, जो भी उनका प्राइवेटाइजेशन करना, जो टैरिफ हाइक करना, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस हो उसको भी हाइक करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जब
उनको लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अब लोन देने से हमें वापस मिलेगा पैसा, तब जाके वो लोन देते हैं। अब क्या होगा, अब यूनिस क्या करेंगे, यूनिस अभी अगर IMF भी आता है तो अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। वो जब अक्टूबर में आएगा, बहुत सारे राउंड्स ऑफ बातचीत होंगी। उसमें क्या होगा, उसमें बातें होंगी, टैक्सेस बढ़ाई जाएंगी, पावर टैरिफ्स बढ़ाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो जो इकोनॉमी का भार जो है वो किसके ऊपर लादा जाएगा, वो आम आदमी के ऊपर लादा जाएगा। वैसे भी आम आदमी के ऊपर बहुत सारी बोझ है बांग्लादेश में। अब जब ये होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी थोड़ी बहुत अभी इकोनॉमी चल रही है, तब जो जो आम आदमी है बांग्लादेश का, उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट जाएगी। जो ये इकोनॉमी का जो बोझ आ जाएगा बिल्कुल टूट जाएगी। तो ये एक बहुत ही मतलब अभी डेंजरस और प्रिकेरियस जो है उस सिचुएशन में आके अभी पहुंच गया है बांग्लादेश। और तो अभी हाल फिलहाल में उनको तो रीपे करना है ना, बिजली खरीदी है भारत से $1 बिलियन का, उसका उनको वापस करना है। तो ये खर्चे तो होंगे, तो जैसे ही पैसे मिलेगा पहले ये इनको चुकाना पड़ेगा, फिर से दोबारा उनको पावर सप्लाई कंटिन्यू होगा और उसको भी तो उनको पेमेंट करना है। तो आगे चल के क्या होगा, अभी न और भी पावर शॉर्टेजेस होंगे और भी केओस होगा। वो ऐसे होगा कि इन्वेस्टर्स भी आना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, अभी यूनिस को अभी जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कम से कम 5 से 7 साल चाहिए। और ये जो अगर लोन मिल भी गया, जो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक सिचुएशन और ये जो केओस बना हुआ है, ये कम से कम 3-4 साल चलेगा। और इसमें क्या होगा, इनके यहाँ पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से इनके पास जो लोगों के ऊपर जो बोझ है, इकोनॉमिक बोझ बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही एग्जैक्टली यही सिनेरियो है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से कि भाई मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो। पाकिस्तान में दूध का लीटर 200, आटा का किलो 180, पेट्रोल का लीटर 250। तो ये सिनेरियो है, क्योंकि ना वो जो पैसे आएंगे उससे वो रीपे करेंगे लोन्स को। तो यही सिनेरियो मोस्ट लाइकली अगर ये चलता रहा तो ये सिनेरियो बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। अब जब पावर आउटेजेस होंगे तो इंडस्ट्री क्यों आएंगे, बाहर के इन्वेस्टर्स कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा बांग्लादेश में, क्योंकि ना अगर इन्वेस्ट कोई करता है तो ये केओटिक जो सिनेरियो है, हेडलेस चिकन के जैसे, ये लोग अभी कोई गवर्नेंस नहीं है देश में, अनरूली है लोग, माइनॉरिटीज़ आर अंडर थ्रेट, हिंदूज आर अंडर थ्रेट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके चलते क्या होगा ना, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे, कल को हमारी फैक्ट्री जला देंगे ये लोग, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसे केओटिक सिचुएशन बना के रखे तो कोई नहीं आएगा। तब क्या होगा, तब पाकिस्तान बोलेगा कि मेरे पास पावर है, मैं तुम्हें बेचूंगा, मेरे यहाँ चाइना ने बहुत अच्छे पावर प्लांट्स बनाए हैं, मैं तुम्हें बेचूंगा, और बहुत ज़्यादा पैसों में वो बेचने की कोशिश करेगा। तो इस बांग्लादेश को चिपकाने की कोशिश करेगा। और अमेरिकन्स बड़े खुश हैं। अब और एक चीज़, पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तान अभी बोल रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी मेरे से ऊपर था ना, अब आएगा मज़ा बेटा, मेरी इकोनॉमी तुमसे ज़्यादा होगी क्यों ना, मैं अभी तुम्हें बेचूंगा और तुम्हारी इकोनॉमी मेरे से कम होगी। तो वो भी पाकिस्तान भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। और अमेरिका बोल रहा है अब तो मेरा बंदा बैठ गया है बांग्लादेश की जो हेड बन के। अब क्या होगा, अब वो आएगा IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। IMF और वर्ल्ड बैंक के पास आएगा तो मैं जो बोलूँगा वही होगा। मैं अगर बोलूँगा IMF को लोन दे दे तो लोन दे देगा, नहीं दे तो नहीं देगा। तो ये मेरे मुट्ठी में है। एक चीज़ मैं, अगर आपको पता है कि नहीं पता, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बात, कि जब 2012 में बांग्लादेश ये मोहम्मद यूनिस को जब जेल हुआ था शेख हसीना के गवर्नमेंट के दौरान, तब क्या हुआ था, तो बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस के ऊपर से केस वापस लेने के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा था। कौन दबाव डाल रहा था पता है आपको? वो रही थी हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन जो बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वो। तो क्या था,
उस टाइम उन्होंने कहा था शेख हसीना को कि मोहम्मद यूनुस को छोड़ दो, वरना पद्मा नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाने वाले हो 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो लोन मिलने वाला है तुम्हें IMF से, उसको मैं बंद कर दूंगी। तो किसी भी हद तक अमेरिका जा सकता है कुछ भी निकलवाने के लिए। तब तो मोहम्मद यूनुस के केसेस वापस दिलाने के लिए वो कर रही थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो US कांग्रेस के भीतर सारे दस्तावेज है, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे आपको सब सारे दस्तावेज मिल जाएगी, कैसे हिलरी क्लिंटन ने प्रेशर डाला हुआ था शेख हसीना के ऊपर मोहम्मद यूनुस के ऊपर से केस वापस लेने के लिए। तो अमेरिका जो है ये सारी चीजें करता है। और एक देश है वो बहुत खुश हो रहा है अब, वो है चाइना। चाइना का क्या है, चाइना व्यापारी देश है, जहां पे उसको जो प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं पे जाके बैठ जाएगा। अब देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा बांग्लादेश में अभी वो रुक जाएगा, या चाइना जो कर रहा है वो रुक जाएगा, रुक रुक के होगा। तो क्या होगा, जब भी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चाइना लेता है और वो रुक जाता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। चाइना बड़ा खुश होता है उससे। उससे क्या होता है, जब जितनी कॉस्टिंग बढ़ती है तो उसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट दुगुना चौगुना बढ़ जाता है, तो उससे बहुत उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये चीज़ उसने नेपाल में किया हुआ है, और नेपाल की बिल्कुल इकोनॉमी अभी ऐसे बुरी तरह वो फंसा हुआ है चाइना के चुंगल में कि पूछिए मत। तो चाइना ये करेगा। और एक चीज़ है, जब मैन्युफैक्चरिंग सब बंद हो जाएंगे बांग्लादेश में, चाइना जो है अपना जो रद्दी जो चीप माल जो है वो बांग्लादेश को बेचना शुरू कर देगा, वो चिपका देगा बांग्लादेश के लोगों को ये अपने जो माल है सारे। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो चीप प्रोडक्ट्स को डंप करना शुरू कर देगा चाइना बांग्लादेश के भीतर, लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे। जो भी बचा कुचा इंडस्ट्री है बांग्लादेश के भीतर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है इसका इकोनॉमी का डामाडोल हो जाएगा बांग्लादेश के भीतर। अब अभी आपको क्या, अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ महीनों में ही आपको दिखेगा कि नौजवान जो हैं बांग्लादेश के वो अभी रोना शुरू करेंगे, छाती पीट पीट के रोएंगे, अमागो की होइबो, हमारा क्या होगा। और उनके माँ बाप रोएंगे, अमागो माइया ओ पोलार भविष्य की, हमारे बेटी बेटों के भविष्य जो है वो क्या है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी ये सारी बातें हो गई। देखिए वो बैठ गए यूनुस, उन्होंने एक बार भी नौजवानों की नौकरियों के बारे में, हितों के बारे में एक भी बात नहीं की है। आप देखेंगे जब प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, क्योंकि ना 30% जॉब कोटा क्यों दिया जाएगा, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो थे योद्धा वाहिनी के लोगों के फैमिलीज को क्यों दिया जाएगा, इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने घटा के उसको 5% कर दिया, इन प्रोटेस्टर्स को घर चले जाना चाहिए था। भाई हो तो गया था ना काम, आप लोगों का डिमांड मानी गई थी, गए नहीं, अराजकता फैलाई देश में, जलाया देश को, मार काट की, दंगे हंगामे किए, फिर तख्ता पलट कर दिया। जब अपना जो है आदमी बिठा दिया उन लोगों ने मोहम्मद यूनुस को, तो मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा, मोहम्मद यूनुस ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ जब मीटिंग की थी ढाका में, उन्होंने कहा कि हसीना एक डिक्टेटर थी और शेख हसीना ने जुडिशरी को पूरा ख़त्म कर दिया था, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, करप्शन बढ़ा दिया था, और मैं जो हूँ मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाऊँगा, और ये इसको पार्टिसिपेटरी इलेक्शन करवाऊँगा, और फिर मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा इलेक्शन कमीशन में, जुडिशरी में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, मीडिया में, हर जगह तुम रिफॉर्म्स लाओगे। लेकिन जब नौजवानों की नौकरी की बात आई, चुप, एक भी बात नहीं करी। क्यों नहीं करी?
देखिए, ये जो जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं, इंक्लूडिंग छात्र शिविर जमात का, उनके सिर्फ लीडर्स की बात मैं कर रहा हूं, उनको फंडिंग मिलती है सीआईए से। ये जो मंत्री दो बैठे हैं, नाहिद और आरिफ, उनको भी फंडिंग मिलती है सीआईए से। इसीलिए तो प्रोटेस्ट चलता रहा, और प्रोटेस्ट चलता रहा। उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड था मोहम्मद यूनिस से हेड बने गए। तो क्या हुआ? मोहम्मद यूनिस हेड बन गए और ये दो बन गए मंत्री। छात्र शिविर का बैन हट गया, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका जो है, उन छात्र जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स लीडर्स के, उनके पैसे आने का जो रास्ता, वो अभी पानी की तरह बहा रहा है सीआईए पैसे, और उनके आ रहे हैं उनके पास पैसे, और उनका तो लाइफ सेट है। अब जो स्टूडेंट्स उनके साथ थे, वो तो बस रह गए वैसे ही। सिर्फ मोर्चा, जब मोर्चा बुलाया जाता था वो जाके स्लोगन्स देते थे। अब क्या होगा? बांग्लादेश में ये कम से कम यूनिस 5 साल से 10 साल के बीच रहेंगे, क्योंकि ना अमेरिका को सेंट मार्टिन्स आइलैंड में बेस चाहिए ही चाहिए। वो जब तक नहीं मिलेगा, वो तब तक यूनिस को बिठा के रखेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका अब क्या करेगा? पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट में यूनिस को बिठाया, अब क्या करेगा? सीआईए को लगा के ये स्टूडेंट्स जो हैं उनसे एक पार्टी बनवाएगा, और फिर क्या करेगा? किसी भी तरह से एक फर्जी इलेक्शन करवा के यूनिस को लीगली प्राइम मिनिस्टर बना के बांग्लादेश के बिठा देगा। जब यूनिस बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे लीगली, तब क्या करेंगे? अमेरिका अपना बेस मिल जाएगा, अमेरिका का जो है इंटरेस्ट सफल हो जाएगा। अब उसी दौरान जब पार्टी बनेगा, तब क्या होगा? जो स्टूडेंट्स रास्ते में निकले थे, उसी पार्टी के वो मेंबर्स बनवा देंगे, उनको पार्टी वर्कर बना के रख देंगे। अब क्या है? अब जो है, अब इनको क्या कर रहे हैं? इनका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, फ्लड रिलीफ में जाके काम करो, सोशल वर्क करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ये सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना उनको अगर इफ यू कीप देम बिजी डूइंग थिंग्स, देन व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट कम बैक आस्किंग टू यू फॉर जॉब्स। नौकरी मांगने नहीं आएंगे। तो ये एक तरीका होता है स्टूडेंट्स को कैसे इधर उधर कामों में भटका के रख के, जो जेन्युइन उनका जो डिमांड था जॉब्स का, उसको खत्म कर दिया। यूनिस एंड अमेरिका अलॉन्ग विथ बीएनपी, जमाते इस्लामी, सारे मिले हुए हैं इसमें। तो ये उनका गेम प्लान है। अभी नहीं, अब 4-5 महीने बाद खुद आम आदमी को पता चल जाएगा कि जब शेख हसीना थी प्रधानमंत्री, तो एटलीस्ट एक चल रहा था, एक गवर्नेंस चल रहा था, जहाँ पे लोग अपना रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे से गुजार रहे थे, बट इकोनॉमी वाज गुड, इट वाज ग्रोइंग। वो अगर और थोड़ा काम करती तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता। अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि यूनिस वाज द कांटा, तो अगर अमेरिका का सपोर्ट मिल जाता तो और थोड़ा ग्रो कर जाता। वैसे ही इंडिया का सपोर्ट था। तो अभी नहीं, अभी 6-8 महीने लगेंगे लोगों को, तभी फर्क पता चलेगा कि अब क्या प्रॉब्लम। उन्होंने जो बोलते ना, आ बैल मुझे मार, वहाँ के जो आम आदमी कुछ नहीं समझा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस कूद पड़े, प्रोटेस्ट करो, शेख हसीना को बदलो। आगे चल के उनको समझ आ जाएगा, और जब समझ आ जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ये बखूबी पता है कि ये होने वाला है। इसीलिए तो वो भागे भागे गए यूनिस के पास, इंटरिम गवर्नमेंट के पास। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करो, इमीडिएटली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी है करके इमीडिएटली इलेक्शंस करो, जितने जल्दी हो सके इलेक्शंस करो। इन्होंने क्यों कहा ये बात? क्योंकि ना देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। उनको पता है कि अगर लेट होते चलेगा तो क्या होगा, लोगों का जो गुस्सा है आवामी लीग के ऊपर, जो शेख हसीना के ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि ना ये अराजकता जो अभी चल रही है, ये तो चलता रहेगा। और फिर क्या होगा,
ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अभी चाहती है कि जमात के साथ इनका एक अलायंस बैठ जाए, जितनी जल्दी इलेक्शंस वो क्या करेंगे, अपना वोट को कंसोलिडेट करके इलेक्शन जीत जाएंगे और पावर में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो इमीडिएटली पावर को कैप्चर करके अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाएंगे। और अगर इलेक्शंस डिले हो गए तो क्या होगा, लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा ये सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, मोहम्मद यूनिस का कॉन्स्पिरेसी, बीएनपी का कॉन्स्पिरेसी, जमात का कॉन्स्पिरेसी, फिर बांग्लादेशी आर्मी का कॉन्स्पिरेसी, और ये जो सारे मिलके जो अमेरिकन और सीआईए, फिर पाकिस्तान के आईएसआई और ये जो चाइनीज़ लोगों के साथ मिलके ये जो बिल्कुल ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के थ्रू ये जो एक षड्यंत्र रचा था और तख्ता पलट किया हुआ है एक जो बांग्लादेश के भीतर, वो उजागर हो जाएगा। जब कॉमन जो आम आदमी को अगर ये चीज़ पता चल गई तो फिर लोग और गुस्सा होंगे। तो इसी के लिए वो चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शंस हो और बीएनपी पार्टी जमात के साथ मिलके पावर में आ जाए। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा, आप देखिएगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स जितने भी हैं वो बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट किया जाए इंडिया से, शेख हसीना भारत को दे देना चाहिए, हैंडओवर कर देना चाहिए शेख हसीना को बांग्लादेश को। ये वो चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में रहे कि ये भारत में हैं और उनको भारत नहीं दे रहा है, एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए बांग्लादेश को। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश का भारत के साथ, तो एक्स्ट्राडाइट करे भारत। लेकिन ये क्यों मेमोरी में है, क्योंकि ना लोगों का जो मेमोरी होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। लोग एक्चुअली क्या है वो भूल गए हैं कि ना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो फाउंडर ज़ियाउर रहमान, जनरल ज़ियाउर रहमान, पहले तो मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, एलिजेडली ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज एंटायर फैमिली। उनके बेटों को, शेख मुजीबुर रहमान को, उनके भाई को, उनके पोते को, सबको तो ख़त्म करवा दिया था। तो ये बात जो है, बारिंग द टू डॉटर्स, ये शेख हसीना और उनकी छोटी बहन, तो इन दोनों को छोड़ के सबको ख़त्म कर दिया था जो उन्हीं के पार्टी के फाउंडर ने, एलिजेडली। मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि ना आप लोग अगर रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा सारे तथ्य जो उन्हीं के ओर इशारा करते हैं। तो अब खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वो है प्रेसिडेंट है और एक्टिंग प्रेसिडेंट तारिक। तो अब क्या है कि ये चाहते हैं कि उस बात को लोग भूल के अब सिर्फ शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन की बात करें तो लोग क्या होंगे, लोगों का आक्रोश अभी भी बना रहेगा भारत के ऊपर और वो अपने राजनीति चमकाते रहेंगे। तो और इसको वो तब तक रखेंगे, राजनीति अपना चमकाते रहेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं होता है। आप लोग ये देखिएगा, ये दैट इज देयर ओनली मोटिव, नथिंग एल्स। पीपल्स मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, उनका अपना जो पास्ट है लोग भूल गए हैं, तो अब इसी को लेके वो अपना चलाते रहेंगे राजनीति। और एक बात है, इनका ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी हैं मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इट्स क्रूशियल टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द इंडो बांग्ला टाइज which should begin with the extradition of former Prime Minister Sheikh Hasina, as her continued presence in India could further damage bilateral relations. बगैर भारत के बांग्लादेश will survive। 3 तरह से घिरा हुआ है भारत। 3 sides border is India, 1 side is Bay of Bengal, म्यांमार एक है। म्यांमार तो बहुत बड़ा एक देश है ना, एक्सपोर्टर है, एक हब है, हेल्प करेगा ना बांग्लादेश को। सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ द पार्टी इटसेल्फ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। एक जनरल सेक्रेटरी उसके पार्टी का ये बोल रहा है और ये भी बोल रहा है वो कि देखिए ये रिजीम चेंज होने के बाद सारे जो बड़े देश हैं उनके सारे डिप्लोमेट्स जो हैं, हमारे जो हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स हैं, हमारे पार्टी के साथ उन्होंने एक रिश्ता बना लिया है।
आप चाइना देखिए, यूएस देखिए, यूके देखिए, पाकिस्तान देखिए, इन्होंने हमारे साथ रिश्ते बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो हमारे साथ रिश्ता नहीं बना रहा है। भाई, आर यू द गवर्नमेंट देयर, और आर यू द इनकम्बेंट, और आर यू गोइंग टू बी इलेक्टेड? आर यू सो श्योर दैट यू विल कम टू पावर आफ्टर इलेक्शंस? अपने आप को क्या समझ रहे हो भाई? और ये जो 4 देशों के जो डिप्लोमेट्स, हाई कमिश्नर्स तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, ये पहले से ही तुम उनके साथ मिले हुए हो। ये जो एंटायर रिजीम चेंज हुआ है, उन्हीं के साथ मिलके तो तुमने किया है। तो तुम्हें शाबाशी देने के लिए ही उन्होंने तुम्हारे साथ कम्युनिकेट किया है। थोड़े ना भारत ये षड्यंत्र में शामिल था जो भारत तुम्हारे साथ बात करेगा। तो इनके जो ये जो खोखले जो रीजंस हैं, ये तो जाने दीजिए। अब आगे उन्होंने और एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार, जो मार काट, जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदू मंदिरों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर, ये बिल्कुल झूठ है। और उनका ये कहना है, ये मानना है कि जिन लोगों के ऊपर अटैक्स हुए हैं वो अवामी लीग के मेंबर्स थे और वो हिंदू निकले, इसीलिए उन ऊपर अटैक्स हुए। और ये हिंदुओं के ऊपर अटैक्स, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और हिंदुस्तान और भारत को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं करनी चाहिए? इजराइल में पैलेस्टाइन को सपोर्ट कौन करता है? तुम्हें पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे? ना हम करेंगे सपोर्ट पैलेस्टाइन को, क्योंकि ना वो इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम्स हैं, हमारे कौम को बिलोंग करते हैं, और 1973 से हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। ये बोलोगे ना तुम लोग? तो भारत क्यों नहीं बोलेगा? हिंदू मारे जा रहे हैं ना। तो यही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, ये एक कट्टरपंथ पार्टी है, जमाते इस्लामी के साथ मिला हुआ है। और ये जब आ जाएगा बांग्लादेश में, नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा, इसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करके ही छोड़ेगा। लिखवा लीजिए मेरे से आज। तो ये हो गई आपका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्या करने वाला है। तो देखिए, मैंने जो जो बातें बताई है, ये सारी चीज़ें अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश पतन की ओर कैसे अग्रसर हो रहा है। ये आगे का पॉइंट जो है मैं अभी डिस्कस करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग मान के चलिए, ये जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करूंगा। 3 ही हफ्ते हुए हैं शेख हसीना को डिसलॉज करके, ये यूनिस का इंटरिम जो गवर्नमेंट जो बना हुआ है। अब इस कुछ ही दिन, चंद दिनों में ही बांग्लादेश ने एक आर्टिलरी एम्यूनिशंस के ऑर्डर, सप्लाई के लिए ऑर्डर किया हुआ पाकिस्तान को। ये जो एक्सपोर्ट डिवीजन है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उसको ये ऑर्डर भेजा हुआ है उन्होंने। टाइमिंग देखिए, शेख हसीना को गद्दी से निकाला, गद्दी से निकालने के बाद यूनिस बैठ गया। बैठने के चंद दिनों में ही ये ऑर्डर्स उन्होंने किया हुआ है। उसमें ऐसे भी है जो कि जैसे कि आर्टिलरी गन्स के एम्यूनिशंस जो है, ये आपका टारगेट हिट करेगा 30 से 35 किलोमीटर दूर तक भी हिट कर सकता है ये टारगेट। इस देखिए, बांग्लादेश जो है 3 तरह से भारत उसको घेरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल है, छोटा सा एक पोर्शन जो है म्यांमार से सटा हुआ है। ये जो चट्टोग्राम का इलाका है उसके साथ म्यांमार सटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बॉर्डर म्यांमार के साथ भी शेयर कर रहा है वो। अब भारत के गवर्नमेंट में सोर्सेस भी अभी थोड़ा सा चकित है कि पहले भी पाकिस्तान से बांग्लादेश ने खरीदे थे एम्यूनिशंस, लेकिन इस बार का जो तादाद है ना, 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। अब भारत भी इस सोच में पड़ा हुआ है कि ये बांग्लादेश का आर्मी इसको इस्तेमाल कहाँ करेगा, किस देश के साथ इसको जंग करनी है कि इतने सारे गोला बारूद ये खरीद रहा है, कि अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेगा ये।
या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेगा। पहले मैं बता देता हूँ उसने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। 40,000 राउंड एम्यूनिशंस, 40 टन्स ऑफ आरडीएक्स इन वैक्स कंसिस्टेंसी फॉर एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए आरडीएक्स। फिर करीबन 3,000 जो प्रोजेक्टाइल्स, हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स जो कि 30-35 किलोमीटर के रेंज में हिट कर सकता है। तो सोचिए ये सारी चीजें तुमने ऑर्डर क्यों की है, किसके ऊपर इस्तेमाल करोगे? अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल करोगे? तुम्हें खतरा है अपने लोगों से? कहीं से तुम्हारे देश टूट रहा है क्या? 2-3 भागों में टूटेगा क्या अब देश? ये हो सकता है शायद। या CIA अमेरिका का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान ISI का इन्वॉल्वमेंट है। तो CIA का अगर इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान ISI का इन्वॉल्वमेंट है तो ये ऑफिशियली तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जो गोले बारूद का करना शुरू करेंगे सितंबर के 1 सितंबर से। तो कंसाइनमेंट 3-4 कंसाइनमेंट्स में वो भेजे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो म्यांमार के भीतर अनरेस्ट को और भी इसी गोले बारूद से उसको और भी फ्यूल करेंगे। CIA बांग्लादेश मिलके, बांग्लादेश के आर्मी मिलके, या हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी को और भी बढ़ावा देंगे, मे बी बाई यूजिंग दीज थिंग्स। अब ये सोचने वाली बात है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स। देखिए ये जब चीजें होती हैं तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक तख्ता पलट हुआ है, इतने सारे गोले बारूद की जरूरत क्या है? तुम्हारा देश तो एक पीसफुल कंट्री है, किसी के, यू आर नॉट इन एट वॉर विथ एनी नेशन एंड यू आर सराउंडेड ऑन द 3 sides by India, and India will never wage a war. India has never waged a war with anyone unless it has been attacked upon. तो देखिए ये मैंने सारी चीजें आपको बताई है। अब निष्कर्ष जो है मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश ने अपना पतन खुद उसने इनवाइट करा हुआ है एंड इट्स गोइंग ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।